Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological One Destination for All Information। तो गाइस स्वागत है आपका यहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में, जहां पर हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पे जैसे कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि जो है जल्दी से क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज जो है शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी काफी कम बचा है। टर्म 1 आपका आने वाला है। बहुत ही ईजिएस्ट वे में, सिंपल वे में हम यहाँ पर आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो आपका चैप्टर है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, द कोल्ड वॉर एरा, तो ये जो चैप्टर है ये एक ओरिजिनेशन है, एक तरीके से ये पहला ट्रेलर जो आता है फिल्म से, उसका ट्रेलर है ये आपकी बुक का। क्योंकि इससे जुड़े हुए आने वाले जितने भी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, जितने भी आने वाले चैप्टर्स होंगे, ये आपकी पहली वाली बुक में एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस में, वो इसी से जुड़े हुए होंगे। ठीक है गाइज, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझिएगा ताकि आने वाले भी चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। तो गाइज यहाँ पर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा। यहाँ पे गाइज लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे आपको थोड़ी सी लिटरल मीनिंग समझानी है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होंगे कि इसका नाम किस तरीके से है, या अगर इसका नाम भी देखें तो कोल्ड वॉर एरा, ये कुछ समझ में नहीं आता, मतलब किस मोटिव से इसका नाम रखा गया है। या इस चैप्टर में चलिए ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें द कोल्ड वॉर एरा, इसका लिटरल मीनिंग का बात करें तो जैसे आपने मान लीजिए कोई दो शख्स हैं, दो पर्सन हैं, ए और बी, ये दोनों जो है काम करते हैं एक फैक्ट्री में। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि ए जो है वो काम करता है लगातार, लेकिन बी जो है वो बीच बीच में ब्रेक लेता है, बीच बीच में आराम करता है। तो ए जब बी को देखता है कि भाई जो बी है ना, वो तो यार काम कर ही नहीं रहा, जो है बीच बीच में रुक रहा है, बीच बीच में धीमे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे ए जो है वो कहता है बी से कि भाई तू तो ठंडा पड़ गया। क्या कहता है? भाई यार तू तो ठंडा पड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है, ये मुहावरा है ये कहने के लिए कि वो बीच बीच में रुक रहा है, बीच बीच में काम नहीं कर रहा, बड़ी धीमे से काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो वॉर है, वॉर तो आप सबको समझ में आता है कि वॉर का मतलब युद्ध हो गया, जंग हो गई, लेकिन यहाँ पे ये वॉर है ये कोल्ड है, यानी कि ये वॉर तो नजर आ रही है लेकिन इसमें फुल फ्लेज वॉर नहीं हुई है। जी हाँ, और यही पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में मेनली हम दो सुपर पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप पिक्चर में भी यहाँ देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। एक जो है आपकी यहाँ पर यूएसएसआर रहेगा, और एक तरफ आपका यहाँ पर यूएसए रहेगा। ठीक है गाइस, और प्लस उनके अलाई कंट्रीज के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। इंडिया का रोल देखते हैं क्या रहेगा उस वक्त तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। गाइस यहाँ पर चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले हमने जो है एडोलॉजिकल की तरफ से, एडमिश्योर की तरफ से एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करी है हिस्ट्री को लेकर, अभी हाल फिलहाल में, और आने वाले समय में हम पॉलिटिकल साइंस की भी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। अगर आप गाइस यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडमिश्योर पे जाइए, वहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करिए, वहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को परचेज करते समय आपको यहाँ पे ये कोड बिल्कुल डालना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है EDU30, क्योंकि ये डालते ही आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज की अगर हम प्राइस की बात करें तो इतना प्राइस रखा हुआ है कि आप एक दिन में जितने का मोमोज खा जाते होंगे उतने का हमने ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए बना के रखी हुई है। आप तुरंत जाइए, केवल और केवल 69 रुपीज में यहाँ पे आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, जो कि 99 रुपए की टेस्ट सीरीज थी पहले। अभी बिल्कुल मेगा डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेटेस्ट ही हमने ये अपलोड किया है। तो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। तो गाइज यहाँ पर ये जो कोल्ड वॉर एरा है, ये एक फिल्म की तरह स्टार्ट होती है। जैसे कि किसी भी फिल्म में कोई इंसिडेंट होता है कोई अच्छा खासा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट ये ध्यान सुनिएगा, अप्रैल 1961 में, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल 1961 की बात यहाँ पर चल रही है। जो यूएसएसआर के लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। भाई क्यों परेशान थे? क्योंकि यूएसए ने इनकी जो एक नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया, यहाँ पे देखिएगा, पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका जो यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, ये क्यूबन नाम भी आपको यहाँ दिखेगा क्यूबा के तौर पर, क्योंकि ये क्यूबा एक कंट्री है जो कि यूएसए की एक नेबरिंग कंट्री है। हालांकि आयरनी ये है कि यूएसए का एक नेबरिंग कंट्री है, जबकि ये सोवियत यूनियन के एक अलायंस में है। जी हाँ, सोवियत यूनियन के अलायंस में है ये। तो इसीलिए यहाँ पे यूएसएसआर वरीड है, क्योंकि यूएसए ने इस कंट्री को इन्वेड कर दिया, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट रूल थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो, उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, यानी उखाड़ के फेंक दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्यूबा मैंने आपको बताया सोवियत यूनियन का अलाई है, तो इसलिए यहाँ पे इसको दोनों चीज, डिप्लोमेटिक भी, फाइनेंशियल एड भी सोवियत यूनियन से मिलता रहता है। इसी तरीके से 1962 में क्या हुआ कि जब यहाँ पर खबर ये फैली इंटरनेशनल अफेयर्स में, काफी बात चली इसको लेकर, तो
तो जो सोवियत यूनियन के लीडर थे, जिनका नाम था, नाम आपको बहुत जरूरी याद रखना, इनका नाम था निकिता क्रूशेव। तो यहाँ पे सोवियत यूनियन के लीडर थे, इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पर क्यूबा में प्लेस कर दिया। आप सब न्यूक्लियर मिसाइल से रूबरू हैं पहले से ही, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर मिसाइल क्या है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में, जो कि यूएसए के बिल्कुल करीब कंट्री है, हालांकि वो सोवियत यूनियन की एलाई है, वहां पर इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे 3 हफ्ते बाद हुआ क्या कि अमेरिकन को इसके बारे में खबर मिली कि यार वहां पे तो न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर रखा है। तो उस टाइम के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, अब ये भी नाम आपको याद रखना है, जॉन एफ कैनेडे, ठीक है गाइस, जॉन एफ कैनेडे और उनके एडवाइजर्स ने सोचा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इन सारे हालातों में एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। और इस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी बता रहे थे लोग, उस टाइम के जितने भी हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी थी, एकदम मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी दोनों कंट्रीज के बीच में। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ पर जो है एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कैनेडी ने क्या किया, तो सुनते जाइएगा। कैनेडा ने कहा, जॉन एफ कैनेडी ने, कि अमेरिकन वॉरशिप जो है लगा दीजिए। मान लीजिए ये पिक्चर में देखिए क्यूबा है, अब यहाँ पर इसके चारों तरफ अमेरिकन वॉरशिप लगा दीजिए। अमेरिकन वॉरशिप लगाने के ये मकसद था कि जो जितनी भी सोवियत यूनियन की अब शिप्स आएंगी यहाँ पर क्यूबा की तरफ, उसको हम रोक लेंगे। यानी हो सकता है उसमें कोई वेपन्स हो सकता है उसमें कोई ऐसे वेपन्स हो जो कि डेंजरस हो या डेंजर पैदा करते हो यूएसए की तरफ, तो वहां पे उसको रोकने के लिए यहाँ पे बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए ये एक्शन से क्या साबित करना चाहता था, ये एक्शन से वो दिखाना चाहता था कि भाई देखो, हम जो है बिल्कुल तुम्हारे इस काम को लेकर सीरियस हैं, जो तुमने न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे हमने हमारे बिल्कुल यूएसए के करीब लगाया हुआ है, जो तुम्हारा एक्शन है उससे हम बिल्कुल सीरियस हैं और उस पर हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्लैश था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ये जो चलता रहा, मतलब जब अमेरिकन वॉरशिप लगाई, फिर जब यूएसए की तरफ से शिप्स वगैरह आ रही थी, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद दोनों में थोड़ा बहुत क्लैश हुआ, झड़प हुई। लेकिन फिर आखिर में कुछ दिनों बाद जो है यूएसएसआर को अपनी शिप्स को टर्न बैक करना पड़ा, यानी वापस लेना पड़ा। अब गाइस यहाँ पर जो भी ये दोनों का क्लैश हुआ और जो भी इन दोनों में कन्फ्रंट्रेशन हुआ, उसी को कहते हैं हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या कहते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जी हाँ गाइस, इसी को हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो इंसिडेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, इसने पूरे वर्ल्ड को झकझोर के रख दिया था। और यही इंसिडेंट से आपकी जो फिल्म है या जो आपका चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे दोनों साइड ने डिसाइड किया कि भाई हमें वॉर नहीं करनी, और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ से टर्न बैक किया। लेकिन बात मानिएगा कि उस जिस समय तक, यानी 3-4 दिन या 5-6 दिन, जितने भी दिन इन लोगों का क्लैश लगा रहा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जो भी कन्फ्रंट्रेशन हुआ क्यूबा के नज़दीक, उस वक्त में पूरा ग्लोबल स्टेज बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं एकदम माहौल सही नहीं था इंटरनेशनल अफेयर्स में, और ऐसा लगता था कि कभी भी कहीं भी वॉर शुरू हो सकती है। जी हाँ, तो ये था एक एपेक्स पॉइंट कोल्ड वॉर का। किसका? कोल्ड वॉर का ये एक एपेक्स पॉइंट था। अब गाइस, ये जो मैंने आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बताया, ये शॉर्ट आंसर टाइप में या लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में, कि आपका यहाँ पे, क्योंकि तो आपका एमसीक्यू ही बनना है टर्म 1 में, तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, या उस टाइम पे 1962 में सोवियत यूनियन के लीडर का नाम क्या था, और या तो ये पूछ सकते हैं कि बताइए किसकी गवर्नमेंट थी क्यूबा की, जिसकी गवर्नमेंट को यूएसए ने इन्वेड किया था। तो ये प्रॉपर्ली आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, जो कि एक एपेक्स पॉइंट माना जाता है कोल्ड वॉर का। तो गाइज, यहाँ पे आपके मन में अभी भी सवाल आ रहा होगा कि यार लिटरल मीनिंग तो पता चल गई कि ठीक है कोल्ड वॉर समझ में आ गया, लेकिन इसका सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है? तो गाइज देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू हुई। आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 2 ग्रुप्स थे, लेकिन आयरनी ये देखिए आप गाइस, आयरनी ये देखिए कि 1945 में 2 ग्रुप थे आपके, एक अलाइड फोर्सेस थी और एक एक्सिस पावर्स थी। अलाइड फोर्सेस जो कि जिसमें यूएसए थे, सोवियत यूनियन थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से हमें यूएसए वर्सेस यूएसएसआर नजर आ रहा है, और वहीं अगर हम उससे पहले देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यूएसए और सोवियत यूनियन आपस में मिलकर एक्सिस पावर से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो चीज आपको देखनी है पॉइंट वाइज,
ब्रिटेन, फ्रांस था। ये सब हमको पता है, हमने 9-10 में भी पढ़ा है कि एक्सिस पावर ने जो है एक्सिस पावर को हरा दिया गया अलाइड पावर की तरफ से। एक्सिस पावर में आप सबको पता है कि जर्मनी थी, इटली था, जापान था। फिर क्या हुआ कि आपका 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब एंड हुआ तो वही आपका कोल्ड वॉर का बिगिनिंग हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद का जो एरेना शुरू हुआ, जो एरा शुरू हुआ, जो टाइम पीरियड शुरू हुआ, वही आपका कोल्ड वॉर का बिगिनिंग था। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ डैश, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। तो आपको एक एक चीज यहाँ पर पॉइंट वाइज देख के चलनी है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एक इंसिडेंट बहुत तगड़ा हुआ था उस वक्त में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही यूएसए ने जापान के ऊपर 2 जो है एटॉमिक बॉम्ब छोड़ दिए थे, जैसे कि आप सबको पता है, और आप शहर का नाम भी बखूब जानते होंगे। पहले शहर का नाम है हिरोशिमा और दूसरे शहर का नाम है नागासाकी। अगस्त 1945 की बात है, जिसकी वजह से जापान को सरेंडर करना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब गाइज यहाँ पर जो ये इंसिडेंट हुआ था एटॉमिक बॉम्ब वाला, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग अलग अलग ओपिनियन करते हैं, और मेजरली यहाँ पर 2 ओपिनियन सामने निकल कर आता है। एक जो है यूएस के सपोर्ट में, एक जो है यूएस के अगेंस्ट में। अब जो क्रिटिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए भाई, यूएस का जो एक्शन था ना एटॉमिक बॉम्ब फेंकने वाला, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो एक तरीके से ये हो गया कि भाई तुम सोवियत यूनियन को दिखाना चाहते हो, जो कि दूसरी बड़ी सबसे कंट्री थी, या मैं कहूँ कि यूएस के बाद दूसरी सुपर पावर थी। तो ये हो गया, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये तो ये दिखाता है साफ साफ कि यूएसए जो है सोवियत यूनियन को दिखाना चाहता है कि भाई ये देखो तुम्हारे एरिया में आके, यानी एशिया में आके हमारा इन्फ्लुएंस कितना है, हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। और या तो मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स चाहता है एशिया में, और मॉस्को को, यानी मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को, उसको ये दिखाना चाहता है कि भाई देखो यूएस इज सुप्रीम। तो उस टाइम में ये दिखाना चाहता था कि भाई देखो यूएस सुप्रीम था। अब यहाँ पर जो यूएस के सपोर्टर्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि देखिए भाई, जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया, यानी एटॉमिक बॉम्ब छोड़ा गया, वो ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था, वो इसलिए ज़रूरी था ताकि जो पूरा ये इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड वॉर चल रही है, इसको रोका जा सके क्विकली। और उन्होंने ये भी जो है अपना ओपिनियन दिया, जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि और आने वाले समय में और लोगों की जानें ना जाएं, और लोगों की जानें ना जाएं, इसलिए यहाँ पर जो है ये जो एटॉमिक बॉम्ब है इसको छोड़ना ज़रूरी था। खैर, ये तो हमारा ओपिनियन की बात है। अगर आपसे एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से जवाब दे देंगे कि ये ओपिनियंस आपके होते हैं। तो यहाँ पे गाइज अगर हम आगे बढ़ें तो कोल्ड वॉर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इमरजेंस है 2 सुपर पावर का। पहला आपका कौन सा, यूएस, और दूसरा आपका यूएसएसआर। क्योंकि आप ये तो समझ गए होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही 2 सुपर पावर्स बची थी, बाकी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ यूरोप के एरियाज में। जर्मनी, इटली, जापान का तो हुआ ही, क्योंकि वो लोग तो डिफीट ही हुए। तो ये 2 सुपर पावर बची थी जो कि एक दूसरे की राइवल थी। अब यहाँ पर कई सारे डिफरेंस हैं इन दोनों कंट्रीज की आइडियोलॉजी में भी। आइडियोलॉजी अगर देखेंगे आप तो आइडियोलॉजी आप सबको पता है कि जो यूएस की आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म की है, और वहीं दूसरी तरफ जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म की है, जो कि इनके रिस्पेक्टिव अलायंस भी इनके साथ आइडियोलॉजी के हिसाब से ही अलायंस बनाते थे। ये भी आपको पता है कि दोनों की दोनों सुपर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स की आप जो है लिमिट तो जानते ही हैं किस हद तक वो जो है डिस्ट्रक्शन करता है। यहाँ तक कि वो इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। और एक कह सकते हैं कि इतना भी, अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन कहीं इस्तेमाल हो जाए तो वो जिस कंट्री पे भी होगा या जिस एरिया में भी होगा, वहाँ के लोगों को बदला लेना भी मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एक बार वेपन वहाँ पर अगर इस्तेमाल हो गया तो सब तहस नहस। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो वॉर थी, फुल फ्लेज वॉर, उसके चांसेस कम थे, क्योंकि दोनों तरफ को पता था कि भाई अगर एक बार शुरू हो गया न्यूक्लियर वॉर तो यहाँ पर फिर कोई बचने वाला नहीं है। अगर उनमें से एक भी ट्राई करता और चाहता कि मैं अपने राइवल का न्यूक्लियर वेपन डिसेबल करके अपना जो है फेंक दूं उसके ऊपर, इसको डिस्ट्रक्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर दोबारा उसके पास वो डिस्ट्रक्शन करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि वो वॉर शुरू करने के लिए इतने पैसे ही ना होते कि वो उसको अफोर्ड कर पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता। तो ये जो न्यूक्लियर वॉर का और जो डेटरेंस की पूरा एक तरीके से ये बना हुआ था दोनों सुपर पावर के बीच में, कि अगर उसने स्टार्ट किया तो पूरा डिस्ट्रक्शन इतना तगड़ा होगा, या वो दोनों जो है बैठे रहते थे कि भाई न्यूक्लियर वेपन है तो आराम से काम लेना चाहिए। तो इसी लॉजिक को कहा गया है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। क्या क्या है गाइस,
लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसका मतलब है कि बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन कैन नाइदर अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। यानी दोनों कंट्रीज के पास ये कैपेसिटी थी, ठीक है, कि वो किसी भी अटैक के खिलाफ रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन वो साथ साथ में इतना डिस्ट्रक्शन भी कर देते कि दोनों तरफ से किसी के पास इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो दोबारा वॉर को स्टार्ट कर सकें, दोबारा उसको कंटिन्यू रख सकें। तो दिस इज कॉल्ड दी लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब यहाँ पर गाइज आप सबको पता है कि जो कोल्ड वॉर है, एक इंटेंस राइवलरी होने के बावजूद भी कोल्ड रही, हॉट नहीं बनी। जी हाँ, हॉट नहीं बनी। हॉट का मतलब यहाँ पे कि फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ, वो हमेशा ठंडी ही पड़ी रही। हम सबके लिए अच्छा हुआ। अब यहाँ पर कोल्ड वॉर जब मैंने आपको बताया था, तो चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के समय यहाँ पर दो अलायंस भी बने, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो जाहिर सी बात है दोनों सुपर पावर के ही अलायंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक ही आपका यही है, टू पावर ब्लॉक्स। तो यहाँ पर गाइस जो कि आप मैप में देख रहे हैं, तो मैप में भी मैंने आपको हल्का सा शो करने की कोशिश की है कि जो जो आपको यहाँ पर नीला नीला दिखा रहा है, ब्लू, वो आपका यहाँ पर यूएसए का है, और जो आपको रेड दिखा रहा है वो आपका यूएसएसआर का अलाई कंट्री है। अगर हम बात करें तो दोनों सुपर पावर चाहते थे कि भाई जो है हमारा इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में रहे, यानी वर्ल्ड की हर एक एरिया में रहे। भाई कौन नहीं चाहता, कौन सा सुपर पावर नहीं चाहता कि हमारी इन्फ्लुएंस ना रहे। तो जो स्मॉलर स्टेट थे उनको ये अपने साथ मिलाते थे और एक अलायंस सिस्टम बनाते थे इंटरनेशनल लेवल पर। और बदले में अलायंस स्मॉलर स्टेट्स को क्या मिलता था? भाई स्मॉलर स्टेट्स को प्रोटेक्शन मिलता था, उनको वेपन्स मिलता था, इकोनॉमिक एड और फाइनेंशियल एड मिलती थी, ताकि वो अपने लोकल राइवल से, स्मॉलर कंट्रीज अपने लोकल राइवल से आगे बढ़ सकें, और जो भी उनके नेबरिंग में जो भी राइवलरीज है उनसे जो है प्रोटेक्ट हो सकें बड़ी कंट्री से अलायंस मिलने के बाद। तो ये उनका पूरा जो है लॉजिक रहता था स्मॉलर कंट्रीज का अलायंस में जुड़ने का। अब लेकिन हुआ क्या कि जो पूरा यूरोप था, इसी अलायंस सिस्टम की वजह से वो दो भागों में विभाजित हो गया था। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये यूरोप है आपका, और यहाँ पर जो इस साइड का यानी ईस्टर्न यूरोप था वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यूएसएसआर की तरफ चला गया। और जो आपका वेस्टर्न यूरोप था, यानी जो आपका यहाँ कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, वो पूरी तरीके से यूएसए की तरफ चली गई। और आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर इसीलिए हम यूएसए को कभी कभी वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं, और यूएसएसआर को भी कभी कभी हम ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि फॉर्मली इसका नाम क्या रखा गया? शायद कुछ नाम रखा गया होगा कि भाई अलायंस सिस्टम है तो उसका फॉर्मली एक नाम होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो वेस्टर्न अलायंस सिस्टम, यानी जो आपका यूएसए का जो अलायंस सिस्टम था उसका नाम था नेटो। क्या नाम था गाइस? ध्यान सुनिएगा, उसका नाम था नेटो। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। तो नेटो का यह मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अप्रैल में 1949 में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1949 में नेटो की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक तरीके से यहाँ पर 12 कंट्रीज शुरुआत में शामिल हुई थी, जिन्होंने ये अपना जो है ट्रीटी रखी थी, ये फॉर्मल जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइज करी कि मान लीजिए 12 कंट्रीज या 12 मेंबर्स में से, 12 नेटो मेंबर्स में से अगर किसी एक पर भी अटैक होता है, अगर किसी एक पर भी अटैक होता है तो वो 12 की 12 कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा। यानी एक भी अगर नेटो कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो फॉर्मली ये माना जाएगा कि 12 की 12 कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है और सबको मिल के उसका एक साथ जवाब देना होगा। तो ये ट्रीटी में एग्रीमेंट किया गया था कि ये जो है नेटो आपका जो है आपका फिर वेस्टर्न अलायंस में आया 1949 में, अप्रैल 1949 में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी साइड सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशन था फॉर्मली वो आपका कहा जाता है वार्सो पैक्ट। क्या कहा जाता है गाइस यहाँ पर? वार्सो पैक्ट। उसके बारे में भी हम अभी डिटेल से बात करेंगे। पहले हम यूएसए की और भी ऑर्गेनाइजेशन का बात कर लें, और भी अलायंस सिस्टम का बात कर लें, जो कि उन्होंने एशियन कंट्रीज के साथ, साउथ ईस्टर्न नेशन के साथ भी बनाया है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका साउथ ईस्ट एशिया में अगर बात करें तो यहाँ पे मिडल ईस्ट में भी यूएसए ने अलायंस किया है। यूनाइटेड स्टेट ने एक अलायंस सिस्टम बनाया है सीएटो। सीएटो मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है सीटीओ जिसका नाम है। तो यहाँ पर यूएसए ने सब जगह अलायंस सिस्टम अपना बना रखा था। उसके बाद क्या हुआ 1949 में जब यूएसएसआर की तरफ से देखा गया कि यार ये लोग फॉर्मली अपना एक अलायंस सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो चलो हम भी बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर 1955 में ये हुआ कि इन लोगों ने सोचा भाई हम भी जो है
यहाँ पर नेटो को काउंटर करने के लिए यूरोप में और बाकी जगह पे हम भी अपना एक जो है वॉर्सो पैक्ट बनाएंगे, जिसको ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं और वॉर्सो पैक्ट भी कहा जाता है। ये जो है सोवियत यूनियन की तरफ से लेड किया गया था और इसको क्रिएट किया गया था 1955 में। तो ये था पूरी जो है माजरा आपका यहाँ पर अलायंस सिस्टम का। अब इस तरीके से इसको काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने क्या किया, क्योंकि आप बोलेंगे कि देखिए यूरोप की तो बात आपने कर ली कि यूरोप में जो है वॉर्सो पैक्ट हो गया और यूरोप में जैसे वेस्टर्न की तरफ आपका नेटो हो गया और ईस्टर्न की तरफ आपका वॉर्सो हो गया। लेकिन उन कंट्रीज का क्या जो वर्ल्ड में जैसे साउथ ईस्ट एशियन के कुछ इलाके हैं जो छोटी छोटी टापू की तरह कंट्रीज हैं, उनका क्या? तो वहाँ पे उनके लिए पर्सनली या इंडिविजुअली या जो है छोटे छोटे ग्रुप में भी, जैसे यूएसए ने सीएटो करके बनाया छोटे छोटे ग्रुप में यूएसए ने, तो इस तरीके से यहाँ पर यूएसएसआर ने भी नॉर्थ वियतनाम के साथ, आपका नॉर्थ कोरिया के साथ, इराक के साथ भी जो रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड करना शुरू कर दिए। हालांकि गाइस हुआ क्या कि कुछ साल आते आते जब ये अलायंस सिस्टम बरकरार रहा, लेकिन हुआ क्या कि 1950s तक चाइना और रशिया में, हालांकि आइडियोलॉजी सेम है दोनों की, चाइना और रशिया में थोड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया और उस टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पर उनके बीच में एक वॉर भी हुई। जी हाँ, छोटी सी एक वॉर भी हुई। 1950s तक आते आते दोनों का रिलेशन खराब हो गया और 1969 में फॉर्मली ऐसा देखा गया इंटरनेशनल लेवल पर कि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर गाइज रशिया और चाइना का रिलेशन बेकार हो गया और धीरे धीरे जो अलायंस सिस्टम था वो भी चल ही रहा था। उसी बीच में ये आप सबको पता है 1950s के आसपास बहुत सारी न्यू कंट्रीज आज़ादी हासिल करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर आ रही थी। कई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज सामने आई, क्योंकि उस वक्त में जो है 1947 में हमारा हिंदुस्तान भी खुद, हमारा भारत भी खुद आज़ाद हुआ था। तो उस वक्त में सबके पास नए नए ऑप्शन आ रहे थे कि भाई जैसे ही वो आज़ाद हुए तो उनको लग रहा था कि भाई हम आज़ाद होंगे अंग्रेजों से, फिर दोबारा जाके हम जो है किसी के अंडर में काम करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड में तो सिर्फ 2 देशों की चल रही थी, ओनली 2 सुपर पावर, और आपको फिर अगर आप आज़ाद होंगे तो आपको इन दोनों सुपर पावर के किसी एक के अंडर में तो काम करना ही पड़ेगा। तो आज़ादी किस बात की? तो यहाँ पर जो है कई लोगों ने क्या सोचा कि हमें, जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लीडर थे उन्होंने सोचा कि भाई हमें जो है एक अलग अपना मूवमेंट शुरुआत करना चाहिए, जिसका नाम रखा गया नॉन अलाइन मूवमेंट। जिससे क्या हुआ कि इस मूवमेंट की वजह से वो दोनों अलायंस से बच के रहे। हालांकि उन्होंने रिलेशन भी नहीं तोड़ा दोनों से, लेकिन दोनों अलायंस से बच के रहे कि इस तरीके से कि वो अपना जो है इंटरनेशनल डिसीजन, फॉरेन पॉलिसी आराम से अपने हिसाब से फॉर्म कर सकें, ना कि किसी के दबाव में, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि यार ये बताइए कि सुपर पावर जो स्मॉलर कंट्रीज से जो कहते हैं अलायंस बनाती थी, वो उसका फ़ायदा क्या होता था? एक तो ये बात हो गई कि भाई काउंटर करने के लिए, लेकिन काउंटर करने के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसीलिए तो यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री से जाके यूएसएसआर जा जाके जो है पर्सनली या फिर उनसे बात कर करके अच्छे रिलेशन बिल्ड करता था, फिर अलायंस सिस्टम बनाता था। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये फ़ायदे आपसे पूछे भी जा सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई देखिए स्मॉलर स्टेट जो है बदले में बड़ी कंट्रीज़ को, यानी सुपर पावर को, जो आप उनका वाइटल रिसोर्सेज है जैसे कि उनका ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, उनको जो है बड़ी कंट्रीज आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। सेकंड आपको बेनिफिट हो गया टेरिटरी का। जी हाँ, टेरिटरी किस तरीके से कि सुपर पावर जो है अब यहाँ पर अपने वेपन्स, अपने ट्रूप्स और अपने बेस वगैरह उन्हीं छोटी कंट्रीज में आराम से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्यूबा की एग्जाम्पल में देखा कि किस तरीके से खाली यूएसए ने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर दिया तो यूएसए में कितना ज़्यादा जो है बवाल हो गया जब यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस किया क्यूबा में, जो कि उसकी अलाई कंट्री है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सुपर पावर का जो एक तरीके से रीच है वो भी इससे बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये भी है कि उनका जो ट्रूप्स है, उनके वेपन्स हैं, उनको टेरिटरी भी मिल जाती है। तीसरी जो बेनिफिट यहाँ पर स्मॉलर स्टेट के यहाँ पर होता है, स्मॉलर स्टेट्स की तरफ से बिग कंट्रीज को, या मैं कहूँ सुपर पावर को, वो ये होता है कि लोकेशन उन्हें मिल जाती है जहाँ से वो एक दूसरे की जासूसी कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि न्यूट्रल थी, जिनको हम नैम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रल थी, तो वहाँ से भी वो रह के, जैसे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के काउंटर पार्ट्स वहाँ रहेंगे तो एक दूसरे पर वहाँ से जासूसी कर सकते हैं। या क्यूबा का एग्जांपल ले लीजिए जो कि यूएसए के बिल्कुल करीब है। इस तरीके से यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, हो सकता है यूएसएसआर के कोई करीब कंट्रीज हो, उससे जो है बातचीत बना के रखी हो, उसको अलाई बना के रखा हो स्पाइंग करने के लिए। तीसरा तो ये बेनिफिट हो गया आपका। चौथे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट की। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि यार सुपर पावर क्यों इकोनॉमिक सपोर्ट लेगी स्मॉलर स्टेट से? तो आप सबको नहीं पता कि यहाँ पे जो स्मॉलर स्टेट्स की अगर हम पावर को एक तरफ मिला दें और एक तरफ सुपर पावर की पावर को मिला दें, तो यहाँ पर दोनों सुपर पावर की
पावर को कंबाइन करने के बाद भी स्मॉलर स्टेट्स की पूरी कंबाइन पावर ज़्यादा होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर स्मॉलर स्टेट आप ये मत समझिएगा कि टुकड़ों में बटे हैं तो पावर नहीं है, अगर ये कंबाइन हो गई तो बहुत ज़्यादा पावर है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कभी भी ज़रूरत पड़ती थी, अगर कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती थी, कहीं अगर कोई क्लैश हो रहा है दोनों काउंटर पार्ट्स में, दोनों सुपर पावर में, तो अगर इमरजेंसी में कोई फंड की जरूरत पड़ती तो आसपास की जो भी इनकी अलाई कंट्री होती वो इकोनॉमिक सपोर्ट देती थी, या तो फिर कोई मिलिट्री एक्सपेंसेस होता तो वो बदले में स्मॉलर स्टेट्स दे देते थे। यहाँ पर जो पांचवा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आइडियोलॉजी का। मैंने आपको अभी चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है। यूएसए की आइडियोलॉजी है भाई लिबरल डेमोक्रेसी की और पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म की। ठीक है गाइस, लिबरल डेमोक्रेसी की और कैपिटलिज्म की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूएसएसआर की देखें तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, जो कि हालांकि चाइना की आइडियोलॉजी है, लेकिन इनके रिलेशन बाद में 1950 तक खत्म वो जो है बेकार होने लगे थे टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से। और इनका दो आइडियोलॉजी है वो है सोशलिज्म। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म और सोशलिज्म की, और यूएसए की आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन सारे फैक्टर्स के अलावा अगर देखें तो आइडियोलॉजी का भी बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि ये चाहते थे कि एक अलायंस एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता, दूसरा अलायंस दूसरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता, और दोनों में स्टिफ कंपटीशन होता कि भाई हमारा जो एकदम सिस्टम है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एकदम बढ़िया है, हमारी आइडियोलॉजी से ही अच्छी तरीके से सोशल पॉलिटिकल और जो पूरा नेशन का सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, आपकी आइडियोलॉजी बेकार है। तो इस तरीके से दोनों में कंपटीशन रहा था आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से भी, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर गाइस हम बात करें अगर कोल्ड वॉर के एरेना को लेकर। अब यहाँ पे जो एरेना है, एरेना का मतलब ये है कि जैसे कोल्ड वॉर से जुड़े हुए जितने भी इंसिडेंट हुए, जितने भी क्लैशेस हुए, जितने भी कन्फ्रंट्रेशन हुआ दोनों सुपर पावर के बीच में, उसी को कहते हैं हम एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। तो यहाँ पे देखिए आप सबको पता है कि सेवरल शूटिंग वॉर्स भी हुई हैं कोल्ड वॉर की बीच में, जब ये पूरा कोल्ड वॉर का पीरियड चला है। और ये क्राइसिस जो है, वॉर्स जो हैं, ये हालांकि वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हुए, ये हमारे लिए शुक्र की बात थी उस वक्त भी। तो दोनों सुपर पावर थी, उनका डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन बहुत सारी जगहों पर हुआ था, जो कि मैंने पिक्चर में भी आपको शो कर रखा है। पहला आपका कोरिया है, कोरिया में आपका 1950 से लेकर 1953 के बीच में हुआ था। बर्लिन की बात करें तो यहाँ पे जर्मनी में जो है 1958 से 1962 के बीच में हुआ था बर्लिन में। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में 1970s में ये जो है पूरा क्राइसिस हुआ था, दोनों के बीच में कन्फ्रंट्रेशन हुआ था उस लोकेशन पर। और बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के 1980s में, जो कि सबसे रिसेंट आप कह सकते हैं, एरेना है कोल्ड वॉर का। तो यहाँ पर गाइज इस पूरे टाइम पर कॉन्गो में भी अर्ली 1960s में भी हुआ। तो ये इस पूरे टाइम पर और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर कन्फ्रंट्रेशन हुआ, जहाँ पर शूटिंग वॉर हुई दोनों सुपर पावर के बीच में। हालांकि वहाँ पे भी उस पार्टिकुलर रीजन में भी कई लोगों का डिस्ट्रक्शन या ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। कई केसेस में बहुत बड़े बड़े मिलिट्री जो है बिल्डअप्स भी रिपोर्ट किए गए थे दोनों सुपर पावर की तरफ से, कि भाई उसको खबर मिली, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई उसने वहाँ पे मिलिट्री बेस बना लिया, उसने वहाँ पे मिलिट्री बेस बना लिया। कई केसेस में तो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो दोनों सुपर पावर के बीच में थी वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो कोई डिप्लोमेसी का एक तरीके से जरिया नहीं था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जा रही थी। इससे लोगों को लग रहा था कि कहीं यही ये लोग ऐसा ही चुटपुट चुटपुट लड़ाई करते करते कहीं वर्ल्ड वॉर ना शुरू कर दें। तो इस तरीके से पूरा जो है नफसा नफसी का उस टाइम पे इंटरनेशनल अफेयर में माहौल था, जब भी कहीं पे भी अगर शूटिंग वॉर होती थी दोनों सुपर पावर के बीच में। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता था कि दोनों ब्लॉक से बाहर की जो कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल नॉन अलाइन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे कोल्ड वॉर की टेंशन को रिड्यूस करने में, क्योंकि वो जो है यहाँ पर एक तरीके से दोनों के सपोर्ट में भी नहीं थे और दोनों के अगेंस्ट में भी नहीं थे। तो नॉन अलाइन की पॉलिसी लेते हुए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे डिप्लोमेसी दोनों के बीच में खत्म एकदम बिल्कुल ना के बराबर थी। तो यहाँ पर जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी उन्होंने एक मेडिएटिंग का यानी एक मेडिटेटर का रोल जो है अदा किया था। इसी के साथ साथ एक स्टेबल बैलेंस वेपन्स का बना रहे। तो दोनों कंट्रीज ने ये भी डिसाइड किया, क्योंकि होता क्या था दरअसल मैं आपको समझा दूं कि होता क्या था कि मान लीजिए सामने वाली कंट्रीज के पास जो आपकी राइवलरी है उसके पास ज़्यादा वेपन है, आपके पास कम वेपन है, तो अब आप क्या करेंगे, अपना मिलिट्री बेस और बड़ा करेंगे, फिर उसको दिखाएंगे कि देखो मेरे पास इतनी तगड़ी तगड़ी मिसाइल है। फिर क्या करेगा वो सामने वाला देश होगा, उसके पास भले ही कुछ ना हो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि उसके पास ज़्यादा हो बल्कि उसके पास कम हो, तो वो क्या करेगा, वो भी मिलिट्री बेस बनाने लगेगा। अब आपको क्या लगेगा कि यार ये तो वॉर की तैयारी कर रहा है, फिर आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और धीरे धीरे क्या होगा, क्लैशेस वगैरह होंगे और उससे वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो इसी कंडीशन को कम से कम करने के लिए और लॉजिक ऑफ डिटरेंस को समझते हुए यहाँ पर इन्होंने आर्म्स कंट्रोल कई सारे आर्म्स एग्रीमेंट साइन किए। जी हाँ, 1960 आते आते
दोनों साइड्स ने बड़े बड़े ट्रीटीज या मैं कहूँ एग्रीमेंट साइन किए विद इन अ डिकेड, एक डिकेड के, एक दशक के अंदर। इसमें से कई सारी फेमस एग्रीमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली है आपकी LTBT, जिसको कहा जाता है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। दूसरा है आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और आपका तीसरा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये सारे के सारे आर्म्स कंट्रोल थे कि भाई एग्रीमेंट साइन हो गया तो अब कोई यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली जिससे अचानक से कोई वॉर हो जाए। तो ये एग्रीमेंट एक तरीके से एक बहुत बड़ा योगदान दिया इसने आपका लेट 90s में, 1960s में, कि यहाँ पर जो वॉर की सिचुएशन है, जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस है, उसको समझते हुए वॉर की सिचुएशन को कम किया जाए। अब इसी बीच में गाइस यहाँ पर आर्म्स कंट्रोल वगैरह साइन हो गए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कई सारी न्यू कंट्रीज जो हैं वो आज़ाद हो रही थी धीरे धीरे, और उसमें हमारा भारत भी था। 1960s की बात है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी थी और बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ और जगह पे भी थी इंडिया के अलावा। पोर्तुगीज़ की कॉलोनीज़ थी, फ्रांस की कॉलोनीज़ थी। तो इन सब ने, तीनों ने बहुत छोटे छोटे देशों पे राज किया। तो वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इन सबको आज़ादी मिलना शुरू हुई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि दोनों कंट्रीज़ के पास क्या ऑप्शन था। मान लीजिए अगर आपकी कंट्री होती, आप ही लीडर होते अपनी कंट्री के, तो आप क्या करते? आपके पास भी यही ऑप्शन रहता कि भाई एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसए। क्या ऑप्शन रहता आपके पास? तो एक तरीके से ये जो सिचुएशन है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कि सिर्फ दो ही सुपर पावर हैं, सिर्फ जो भी अगर इंटरनेशनल इवेंट होता है उस पर दो ही सुपर पावर का इन्फ्लुएंस होता है, तो उस सिस्टम को कहते हैं बाईपोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? बाईपोलर सिस्टम। और इसी टेंडेंसी को कहते हैं हम बाईपोलैरिटी। तो यहाँ पर बाईपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए, ठीक, 1956 में, ध्यान सुनिएगा, 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गामेल अब्दुल नासिर, इन्होंने एक मीटिंग की। फिर बाद में इंडोनेशिया के सुकार्नो जो कि प्रेसिडेंट थे, फिर उसके बाद घाना के क्वामे निक्रुमा, इन्होंने स्ट्रांगली इसको सपोर्ट किया। तो मेनली ये 5 लीडर्स साथ में आए, इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने सपोर्ट किया। अब बाद में ये जो है एक बड़े मूवमेंट का फाउंडर बने जिसका नाम है नैम। तो यही इन्हीं 5 देशों को कहा जाता है 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। कौन कौन से? पहला आपका यूगोस्लाविया जिसके लीडर थे जोसेफ ब्रोज टीटो। दूसरा आपका हमारा इंडिया जो है जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा आपका इजिप्ट जिनके लीडर थे गामेल अब्दुल नासिर। और फिर उसके बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। इंडोनेशिया आपकी यहाँ पर चौथी कंट्री हो गई। 5वीं कंट्री हो गई घाना जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके लीडर थे क्वामी नक्रुमा। तो यहाँ पर इन्हीं को 5 फाउंडर कहा जाता है नैम का। ये जो मीटिंग हुई थी ये भी आपको याद रखना है कब हुई थी? 1956 में। हालांकि मैं आपको चैप्टर के लास्ट में टाइमलाइन भी अच्छे से बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर जो पहला नॉन अलायंस समिट हुआ वो बेलग्रेड में हुआ 1961 में। ये आपको याद रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ कि नैम का समिट कब हुआ, तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई जब पहली मीटिंग हुई थी 1956 में वही आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब मीटिंग हो तभी पहला समिट हो। पहला समिट जो फॉर्मली किया गया था वो बेलग्रेड में किया गया था 1961 में। ये आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। जी हाँ। अब ये जो इतने सालों बाद यानी 1956 में यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ या इसकी मीटिंग हुई, फिर उसके बाद फॉर्मेशन हुआ मीटिंग के बाद, फिर उसके कुछ सालों बाद 1961 में ऐसा क्या हुआ कि इनको जो है फॉर्मली एक समिट करना पड़ा। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, चलिए उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो फैक्टर वो है कि भाई देखो अब जो है बारी आ गई है, कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़ते जा रही है। तो इसलिए जो 5 कंट्रीज जो कि हमने डिसीजन लिया था, हम 5 कंट्रीज ने, हमको अपना कोऑपरेशन और ज़्यादा मजबूत करना है। दूसरा यहाँ पे गाइस जो फैक्टर हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई देखो जो भी कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़ रही है और जो भी इसके एरियाज अफेक्टेड हो रहे हैं इसको कम से कम करने के लिए और दोनों सुपर पावर के बीच में एक मेडिटेटिंग का रोल अदा करने के, यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए ताकि हालात खराब ना हो, उसके लिए भी ये समिट किया गया। तीसरा फैक्टर इस समिट को करने का वो ये था कि भाई देखिए जो भी न्यूली डिकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज, डीकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में भी, एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज उभर कर सामने आ रही थी। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन था, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिना से बचाने के लिए, इस कोल्ड वॉर में और ज़्यादा डिवाइड ना करने के लिए यहाँ पर उनको नॉन अलाइन मूवमेंट में ऐड करने की कोशिश की गई। 1960 आते आते इसका हमें जो फल भी दिखा कि 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर जो है यूएन में जुड़ गए थे और जो पहला समिट था वो 25 मेंबर स्टेट्स के द्वारा अटेंड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पे नैम की जो ग्रोथ है
वो कुछ ही सालों में हुई। और जो लेटेस्ट मीटिंग जो अभी 18 समिट में, अगर हम अभी प्रेजेंट में आए तो 18 जो समिट किया गया था, जो कि किया गया था अजरबैजान में 2019 में, इसमें मैं आपको बता दूं कि 120 मेंबर्स और 17 ऑब्जर्व कंट्रीज भी अब शामिल हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट कहाँ 5 से स्टार्ट हुआ था और आज जाके कहाँ 120 और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पर उभर कर सामने आया है। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये अब तो 2019 आ गया, अब कौन सी कोल्ड वॉर है, अब कौन सी कोल्ड वॉर की टेंशन हो रही है, क्या फायदा नैम को बिल्ड अब जो है बरकरार रखने का, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नैम अभी भी बरकरार है। वो है उसकी कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज किस चीज से, कि देखिए यहाँ पर जितनी भी कंट्री जिनके साथ ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इन सारी के सारी कंट्रीज के साथ सारे नैम मेंबर्स का हिस्टोरिकल अफिलिएशन जुड़ा हुआ है। अगर रैम को ख़त्म कर देंगे तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि उनका जो प्लेटफॉर्म था, एक तरीके से जो रिलेशन था, वो थोड़ा सा अटपटा जाएगा और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका जो एक तरीके से मोटिव था वो भी कम नज़र आएगा। क्योंकि आज भी अब देखेंगे तो आज भी यूएसए और चाइना का कंपटीशन हमें यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। और ऐसा कई एक्सपर्ट का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह दोबारा यूएसए और चाइना में कोल्ड वॉर शुरू हो जाए, और ऐसा बता भी जा रहा है कि लगभग शुरू हो ही गई है। तो बहरहाल तो यहाँ पर इसीलिए नैम का जो है यहाँ पर अभी भी बरकरार है, इसकी कोर वैल्यूज़ की वजह से, इसके हिस्टोरिकल अफिलिएशन की वजह से, और ये भी दिखाने के लिए कि भाई नैम मूवमेंट या नैम पॉलिसी अगर आप बरकरार रखेंगे तो आपकी जो खुद की फॉरेन पॉलिसी है वो आप अपने लोगों के हिसाब से बनाएंगे, ना कि किसी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस के अंडर में। तो नैम का जो बेसिक आइडिया ये था कि भाई फुली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी अगर इंडिपेंडेंस हो भी गई किसी कॉलोनी के बाद, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको किसी सुपर पावर के अंडर में काम नहीं करना, उसके बाद रियलिटी में आप इंडिपेंडेंट हासिल करिए और जो है नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट करिए। तो इस तरीके से आप ये नहीं सोच सकते कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी एकदम ऐसा लगता है कि भागती है, नहीं, ना ही ये आइसोनलिज्म है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेट होती है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रल है। जी हाँ, अगर गलत होता है तो जो मेंबर्स होते थे वो गलत कहते थे, अगर जो है कोई अगर टेंशन बढ़ती है या कहीं पे सपोर्ट करने की बात आती है तो वो लोग आइसोलेट कर लेते थे। तो दिस इज द नैम पॉलिसी। तो ये आप नहीं कह सकते कि नॉन अलाइनमेंट जो है ये एक तरीके से आइसोलेशनिज्म है, न्यूट्रलिटी है, नहीं, ये एक तरीके से कोल्ड वॉर की टेंशन को ख़त्म करने का और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और अपने इंडिया के या अपने देश के कोई भी देश हो उसका डिसीजन खुद लेने का एक तरीका था, और इसी का नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये आपका था पूरा टॉपिक, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो नई नई कंट्रीज उभर कर सामने आ रही थी, जितनी भी कंट्रीज आज़ादी को हासिल करते हुए सामने उभर कर आई, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनमें से ज़्यादातर जो थी वो एलडीसीज थी। एलडीसीज मतलब बोले तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी उनकी हालत बहुत बेकार थी। अब भाई जाहिर सी बात है, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ होंगी, फ्रांस कॉलोनीज़ होंगी, पोर्तुगीज़ की कॉलोनीज़ होंगी, उनके जो जितने भी देश होंगे जहाँ पर उन्होंने राज किया होगा, वहाँ उसको तो बिल्कुल चूस लिया होगा, एक तरीके से उनके सारे रिसोर्सेज एकदम ख़त्म कर डाले हैं। तो इसी वजह से वो एलडीसीज थी, यानी ज़्यादातर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो लीस्ट डेवलपमेंट थी, यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी वो। तो यहाँ पर उनकी हालत को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, ध्यान सुनिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर यूएनसीटीएडी की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनसीटीएडी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर यूएनसीटीएडी की तरफ से एनआईईओ यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अडॉप्ट किया गया। अब ये क्या है भाई, तो ये जो है एक रिपोर्ट लाई गई इसी के नाम से 1972 में, न्यू ट्रेड पॉलिसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एलडीसीज की डेवलपमेंट के लिए न्यू ट्रेड पॉलिसी और उनके रिफॉर्म्स लाए गए। और ये सारे जो रिपोर्ट थी उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स को प्रपोज किया। क्या क्या उसमें पॉइंट वाइज चीज़ें, चलिए जान लेते हैं क्या क्या थी उस रिपोर्ट में। पहली बात ये रिपोर्ट में रखी गई कि भाई देखिए जो एलडीसीज हैं, यानी जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनको कंट्रोल होना चाहिए उनके खुद के नेचुरल रिसोर्सेज का। जी हाँ, क्योंकि हुआ क्या था कि जितने भी आपकी कॉलोनीज थी इससे पहले, उन्होंने भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और अब जो सुपर पावर हैं वो भी किसी न किसी वे से, किसी न किसी तरीके से वो भी जो है उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, फाइनेंशियली उनको जो है कर्ज देके या फिर उनको डेप्ट में देके। तो किसी न किसी तरीके से उनको एक्सप्लॉइटेशन को बचाना भी एक तरीके से ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में रखा गया। दूसरी बात जो यहाँ पर एनआईयूए की रिपोर्ट में रखी गई वो ये थी कि भाई देखिए एलडीसीज का जो एक्सेस है वो वेस्टर्न मार्केट में भी होना चाहिए। वेस्टर्न मार्केट में इसलिए ताकि एलडीसीज कंट्रीज यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज आकर वेस्टर्न मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट बेच सकें, अपनी सर्विस दे सकें।
ताकि पूरर कंट्री यानी जो एलडीसीज हैं वो भी अपना जो है विकास अपने देश में हमारे साथ ट्रेड करके कर सकें। दूसरी बात करी गई। तीसरी बात ये करी गई कि भाई देखिए एलडीसीज के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, पूरर कंट्रीज हैं ज़्यादातर, तो उन्हें क्या होता था कि उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती थी बहुत महंगे दाम में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा गया कि भाई देखो वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पर कम दाम में एलडीसीज को टेक्नोलॉजी देनी है ताकि वो अपनी जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कर सकें। चौथी बात यहाँ पे ये करी गई कि एलडीसीज को प्रोवाइड किया जाए एक बिग रोल, एक ग्रेटर रोल जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है यहाँ पर, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन बना हुआ है, और फिर आपका WTO बना था फिर बाद में, जो कि पहले गेट था, GET। तो यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उन सब में जो भी स्मॉलर स्टेट या पूरर कंट्रीज हैं, एलडीसीज हैं, उनको ज़्यादा रोल देना चाहिए। अब इस तरीके से लेकिन हुआ क्या, आप देखिएगा, हुआ ये कि 1980s आते आते NIU का जो इनिशिएटिव था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बोलेंगे क्या है, इतना अच्छा डिसीजन लिया गया UNCTAD की तरफ से और ये ख़त्म कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर जो डेवलप कंट्रीज़ थी वो नहीं चाहती थी कि हम इतनी रियायत, हम इतनी ज़्यादा छूट LDCs को दें। जी हाँ, यहाँ पर जितनी भी सुपर पावर हो गई या आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ जो डेवलप्ड थी वो नहीं चाहती थी कि हम इतनी ज़्यादा छूट दें, या हम जो है इतनी ज़्यादा इसमें कई सारे ऐसे भी पॉइंट थे क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट में देना वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया गया, जिसकी वजह से जो इनिशिएटिव था NIEO का वो फेड हो गया। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ कि आप बताइए कि अगर ये NIEO इनिशिएटिव आज रहता तो क्या इंडिया और बाकी जो उस टाइम पे LDCs थी वो क्या और ज़्यादा डेवलप हो सकती थी? ये ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें, इंडिया की बात आ गई है, तो यहाँ पे बात करें कि इंडिया और कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस टाइम पे इंडिया की क्या पोजीशन थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई अपने देश में रह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पर अगर एकदम मामला बेकार चल रहा है, एकदम नाजुक मामला चल रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर में, तो इंडिया की क्या हालत थी उस टाइम पर। तो यहाँ पे देखिए आप सबको पता है कि इंडिया फाउंडर में से था नैम नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर का वो दो तरीके से था। एक लेवल पर तो यहाँ पर उसने ये केयर लिया इंडिया ने कि भाई हमें जो है दोनों अलायंस को ना ही सपोर्ट करना है ना कि उनके अगेंस्ट में रहना है, दोनों से हट के रहना है। सेकंड इन्होंने क्या किया कि जो भी न्यूली डिकोनलाइज कंट्रीज यानी न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो ऐड हो रही थी दोनों अलायंस में, तो उनके खिलाफ जा रही थी। भाई जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो जो है अगर इन दोनों अलायंस के किसी भी उसमें जाती तो वो उनको अगेंस्ट में जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो नेम का यही मोटिव था कि वो नहीं चाहते थे कि पूरा डिवाइड हो, कोल्ड वॉर की टेंशन और ज़्यादा बढ़े। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये तो ठीक है, चलिए नेम ये है अपना, इंडिया जो है ये एक्शन लेती थी, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में क्या फ़ायदा हुआ, मतलब नेम की पॉलिसी अडॉप्ट करने से फ़ायदा क्या हुआ? तो पहली चीज़ ये हुआ कि यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करने की वजह से इंडिया को जो खुद के उसके इंटरनेशनल डिसीजन है वो आराम से ले सकती थी, जो कि उसके इंटरेस्ट को हो, ना कि उसके हिसाब से डिसीजन लें कि उसके अलाइज या उसके सुपर पावर क्या कहेंगे, या जो है जैसे मान लीजिए अगर कोई USA का अलाई है तो वो अगर उसको इंटरनेशनल डिसीजन लेना होता तो उसको पहले सुपर पावर यानी USA के पास जाना पड़ता अपने इंटरनेशनल डिसीजन लेने के लिए। लेकिन इंडिया के मामले में ऐसा नहीं था क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइड कंट्री थी, तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकती थी। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि इंडिया को ये भी फायदा हुआ कि इंडिया जो है एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर को सामने रखते हुए बैलेंस आराम से कर सकती थी इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पे ये दो फायदे हमें देखने को मिले। लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट की कई सारे क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिले। जी हाँ गाइस, कई सारे क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं भी हमें देखने को मिली हैं। चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहली आलोचना ये की जाती है कि भाई देखिए जो नॉन अलाइनमेंट इनकी पॉलिसी है ये बिल्कुल एकदम अनप्रिंसिपल लगती है। क्यों? क्योंकि यार इसमें जो है ना नेशनल इंटरेस्ट नहीं हमें कहीं दिखता। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बड़े डिसीजन है, इंटरनेशनल कोई इशू है, अब यहाँ पर अलायंस से थोड़ा हट के भी रहना है, ना ही इनको सपोर्ट करना है, ना ही इनके अगेंस्ट में जाना है। तो जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज होते थे, कभी कभी क्या होता था कि इंडिया उस पर ओपिनियन चाह के भी नहीं दे पाता था क्योंकि वो नेम की पॉलिसी में है और वो नहीं चाहता कि कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़े। हालांकि उसको ज़रूरी भी होता था कि वो ओपिनियन दे, जैसे कोई गलत काम हो रहा है लेकिन उसमें कोल्ड वॉर का जो है दोनों सुपर पावर का जो है वहाँ पर उसमें इंक्लूजन है। तो उस वजह से यहाँ पे ये भी बात की गई है कि कभी कभी क्या होता था कि इंडिया जो है कोई फर्म स्टैंड नहीं ले पाता था, कन्फ्यूजन में रह जाता था। दूसरी जो आलोचना की गई है वो ये है कि भाई देखो इंडिया जो है एकदम इनकंसिस्टेंट था।
और वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर लेता था। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ उसने कहा कि भाई हम जो है दोनों अलायंस में किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ जो है फॉर्मली हम यहाँ पर कोई अगेंस्ट में ना ही किसी के जाएंगे, ना ही किसी के सपोर्ट में जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि अगस्त 1971 में, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है कि अगस्त 1971 में लेकिन हालांकि अगस्त 1971 में तो ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो ट्रीटी साइन की गई थी यूएसएसआर के साथ 20 साल की, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, नेम पॉलिसी के। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटी थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि यूएसएसआर के साथ 20 साल के लिए साइन की गई थी अगस्त 1971 में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ जो नेम की पॉलिसी थी वो थोड़ा कम नजर आ रही थी इसके मुकाबले कि जहाँ पर आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया फॉर्मली 20 साल के लिए, वो भी फ्रेंडशिप का यूएसएसआर के साथ। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया को अगर हम इसका रीजन बताएं तो इंडिया ने ये रीजन दिया कि भाई इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि जब बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, आप सबको पता है बांग्लादेश का जब लिबरल वॉर चल रहा था, जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे क्राइसिस था, वहाँ पे वॉर चल रही थी। उस टाइम पे रशिया की तरफ से यानी यूएसएसआर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को मिला, जिसकी वजह से जो है इंडिया ने फाइनली जो है बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, बांग्लादेश की शुरुआत हुई थी। तो इसी केस में ऐसा कहा गया कि भाई इंडिया को उसके साथ गुड रिलेशन बनाना ही बनाना था, ठीक है, यूएसएसआर के साथ, क्योंकि वहाँ से उसको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है कि इस ट्रीटी को साइन करने के बाद यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशन बेकार हो गया, नहीं, दोनों के साथ रिलेशन इंडिया का बरकरार रहा था। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन कुछ हद तक सही रही है। बाकी आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, सारे ओपिनियंस आप जो है आपने क्या समझा इंडिया की इस नेम की पॉलिसी के अनुसार, और आपको क्या लगता है कि आज भी क्या कोई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है यूएसए या फिर चाइना या फिर किसी और कंट्रीज के बीच में, जिस तरीके से हमें अर्ली 1960s या उससे पहले देखने को मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो यहाँ पर गाइज अगर हम बात करें टाइमलाइन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टाइमलाइन आपको मैं दिखाऊंगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी टाइमलाइन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है। आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके क्वालिटी बढ़ा के इस टाइमलाइन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, आप नोट डाउन करें उससे पहले मैं आपको जो है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, ताकि आप सुन भी लें और समझ भी लें और साथ साथ में नोट डाउन भी कर लें। फिर इसके बाद क्या होगा, सुनेंगे भी लिखेंगे भी, तो दोनों तरफ से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अगर हम बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर की, तो आप सबको पता है 1939 से 1945 तक चली। अगस्त 1945 की बात करें तो यूएसए ने जो है 2 एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे ड्रॉप किए थे जापानी सिटीज में, हिरोशिमा और नागासाकी के। 1947 में बात करें यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, जिन्होंने ग्रीस और टर्की में कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की बात की गई थी, डॉक्ट्राइन लाया था। 1947 से 1952 में मार्शन प्लान लाया गया। मार्शन प्लान क्या था? मार्शल प्लान ये था कि भाई यूएसए ने जो है जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो कि उनके अलायंस के एक तरीके से अलाई कंट्री थी, उनको फाइनेंशियल एड दिया था उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसी को कहा जाता है मार्शन प्लान। 1948 से 1949 में बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था सोवियत यूनियन के द्वारा, और जो वेस्ट बर्लिन में जो है एयरलिफ्ट जो सप्लाईज हुई थी उसका जो है एयरलिफ्ट कर लिया गया यूएसए और उसके अलायंस के द्वारा। यहाँ पर अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो फॉर्म हुआ था। 1950 से 1953 के बीच में कोरियन वॉर हुआ, जिसको हम एरेना ऑफ कोल्ड वॉर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसी को 38 पैरेलल लाइन यहीं से फॉर्म हुई थी। 1954 में फ्रेंच का डिफीट हुआ वियतनामीज के द्वारा एट डाइन बाइन फ्यू, जो कि आप जानते हैं नेशनलिज्म इन वियतनाम, या आपने पढ़ा होगा आपकी 9th क्लास की बुक में या 10th क्लास की बुक में, किस तरीके से फ्रांस और वियतनाम में जो है झड़प हुई थी। फिर उसके बाद जेनेवा अकॉर्ड भी साइन किया गया, फिर वियतनाम का डिसीजन भी हुआ जिसको हम 17 पैरेलल लाइन भी कहते हैं। इसी बीच में 1954 में सीएटो यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन हुआ। 1954 से 1975 में अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ वियतनाम में। 1955 में बगदाद पैक्ट साइन किया गया, जिसको बाद में सेंटो कहा गया। 1956 में सोवियत का इंटरवेंशन हुआ हंगरी में। 1961 में यूएस ने स्पॉन्सर किया बे ऑफ स्पिक्स को, जिसने इन्वेशन किया था क्यूबा में, ठीक है, 1962 में। और इसके साथ साथ यहाँ पे 1961 में बर्लिन वॉर भी कंस्ट्रक्ट हुआ था। 1962 में जैसा आपको पता है क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, जिसको कौन भूल पाएगा, कोल्ड वॉर का सबसे एपेक्स पॉइंट था यहाँ पर। 1965 में अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ डोमिनियन रिपब्लिक में। 1968 में सोवियत का इंटरवेंशन हुआ यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया बहुत सारी कंट्रीज में तब्दील हो चुका है, आप जाके मैप देखिएगा। 1972 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना में विजिट किया। 1978 से 1989 में वियतनाम का इंटरवेंशन हुआ कंबोडिया में। 1979 से 89 में सोवियत का इंटरवेंशन हुआ अफगानिस्तान में। 1985 से गोरबचेव जो कि प्रेसिडेंट बने यूएसएसआर के, उन्होंने बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स लाए थे। 1989 में बर्लिन वॉल जो बनी थी यहाँ पर आपकी 1961 में, उसका जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको खत्म कर दिया गया। मास प्रोटेस्ट किया गया इसी बीच में ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के खिलाफ। 1990 में यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। 1991 में
आप सबको पता है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, जो कोल्ड वॉर एरा था उसका एंड हो गया। और यहाँ पर 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो हुआ ही, 1991 में यहाँ पर जो पूरा तरीके से सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट थी उसको रशिया ने इनहेरिट कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये था पूरा आपका कोल्ड वॉर चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको कोल्ड वॉर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है अगर आपसे अभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। और गाइस यहाँ पर टेस्ट सीरीज हमारी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं। क्योंकि जैसे आपने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे नीचे दी गई लिंक है एडमिश्योर की, वहाँ पे आप जाके आईडी बनाइए और उस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करिए। और वहाँ अगर आप चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।